नमस्कार। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर अपने चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस का यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हम लोग पूरे की पूरे चैप्टर को इसी वीडियो में अपना यहाँ पर देख लेंगे। और ये जो चैप्टर है हमारा, यहाँ पर ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्री लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है उसके एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। जैसे जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वहां पर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल के पास परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेनियस होता है और उस एंगल के तीनों एंगल होते हैं। तो इनकी हेल्प से आप जैसा भी रिजल्ट बना सकते हैं, अगर हम उसको एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दें। एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने का मतलब है कि हम लोग उसको एक रियल लाइफ में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास, आप लोग जानते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारा ये सन है, यहाँ पर ये हमारा सन है और हमारी जो अर्थ है वो कुछ इस तरीके से मान लीजिए मूव कर रही है। और इसी अर्थ के यहाँ पर इस तरीके से हमारा अर्थ, और इसी अर्थ के इस चारों तरफ हमारा यहाँ पर ये मून जो है वो मूव कर रहा है। तो मैंने आपसे ये पूछा कि मान लीजिए अर्थ से यहाँ मून सन तक की डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? या फिर इस सन से मून तक की डिस्टेंस निकालनी है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? या फिर जो हमारा अर्थ, जैसे आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए आज लुनार एक्लिप्स है और उस समय में क्या होगा कि हमारा जो भी, मेरे को नहीं पता उस समय मून बीच में आता है, सन बीच में आता है, जो भी होता हो, मेरे को ये रीजन निकालना है कि ये रिजल्ट निकालना है कि वहां पे हमारे अर्थ और मून के बीच में एंगल कितना होगा लुनार एक्लिप्स के दिन। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे? तो ये जो भी चीज है, मुझे नहीं पता वहां पर मून बीच में आता है, सन बीच में आता है, लेकिन वो एंगल किस तरीके से फाइंड करेंगे, वहां पर कितनी डिस्टेंस होगी हमारे अर्थ और मून के बीच में। या फिर इसका एक और एग्जांपल है रियल लाइफ का, कि मान लीजिए मैं यहाँ पर आपके पास इस तरीके से, मैं यहाँ पर आपके पास खड़ा हुआ हूं, आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से मैं खड़ा हुआ हूं। और यहाँ पर मान लीजिए एक टावर है, मान लीजिए आपके पास एक यहाँ पर, या टावर नहीं पेड़ है, यहाँ पर आपके सामने एक पेड़ है और इस पेड़ पर एक पक्षी बैठा हुआ है। इस पेड़ पर एक पक्षी बैठा हुआ है, इस तरीके से एक पक्षी बैठा हुआ है। और मुझे क्या निकालना है कि मुझे अपनी, मतलब अपने सर से लेकर इस पक्षी के आंखों तक की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब खुद से इस पक्षी तक की डिस्टेंस निकालनी है कि क्या होगी। मुझे ये निकालना है कि मैं पक्षी को अगर ऊपर की तरफ ऐसे देख रहा हूं तो कितनी डिग्री के एंगल पर मैं देख रहा हूं। मान लीजिए मुझे ये निकालनी है कि ये पेड़ की हाइट कितनी है। मुझे ये निकालना है कि मेरे शरीर से लेकर, मेरी बॉडी से लेकर इस पेड़ तक की हाइट कितनी है, मुझे ये निकालना है। जैसे मान लीजिए मैं कहीं पर किसी में समुद्र के किसी बोट पर मान लीजिए खड़ा हुआ हूं। ये मान लीजिए आपके पास कहीं पर सी है और सी पर यहाँ पर एक बोट बना हुआ है, और बोट, उसमें तो पहिए नहीं होते। तो मान लीजिए मैं इसी बोट पर, यहाँ पर आपके पास इस तरीके से मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ बोट पे। अब मैं क्या देख रहा हूं कि मुझे पानी बिल्कुल क्लियर पानी है, और मुझे यहाँ पर अपना कोई एक मान लीजिए मछली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस तरीके से मुझे मछली इस तरीके से दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये मछली। और मैं मछली को कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ यहाँ पर देख रहा हूं। तो जब मैं मछली को नीचे देख रहा हूं तो मुझे ये पता लगाना है कि मेरे बोट का जो बेस है, उस बेस से लेकर मछली कितना नीचे है, कितनी नीचे है। मुझे ये पता लगाना है कि अगर मैं मछली को इस तरीके से देख रहा हूं तो कितने डिग्री के एंगल पे देख रहा हूं। मुझे ये पता लगाना है कि अगर मैं यहां से नीचे की तरफ कूदूं, मतलब मछली को पकड़ने के लिए, और मछली भी नीचे की तरफ जाए तो कितना टाइम लगेगा दोनों को, ताकि दोनों एक साथ मिल सके। ऐसी बहुत सारी चीजें, इस आप जो जो चीजें यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं जो एक ट्रायंगल से रिलेटेड होगा या उसको ट्रायंगल से रिलेट करवाया जा सकता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर एक हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर पढ़ेंगे। कि एक मान लीजिए एक क्वेश्चन और आता है कि मान लीजिए एक एरोप्लेन है, एरोप्लेन बिल्कुल कांस्टेंट हाइट पर मूव कर रहा है। तो अभी वो यहाँ पर है, मतलब 10 बजे वो यहाँ पर है, 10:30 बजे वो वहां चला गया, तो बताइए उसकी स्पीड क्या थी। इस तरीके से जो भी कोई रिजल्ट आपको दिया जाएगा आप फाइंड करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग इन्हीं चीजों को पढ़ते हैं, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का क्या रिजल्ट, क्या बोलते हैं इसको, अरे ट्रिग्नोमेट्री का क्या काम है, क्या यूज है रियल लाइफ में, उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे।
हाइट एंड डिस्टेंस में ज्यादा थ्योरी तो नहीं है, कुछ 2-3 नाम है, जैसे लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो अभी बात करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर ये 2-3 वर्ड्स को समझना है और फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ थ्योरी कुछ ज्यादा समझाने को नहीं है, सारा वही काम आएगा जो हम लोगों ने अब तक अपनी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। क्या ये आपको समझ आया? ओके, तो चलिए अपने उन वर्ड्स को समझते हैं हम लोगों को यहाँ पर जिसके बात करनी है, जिसके बारे में। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास क्या है, 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 मैं ही हूं, मैं ही हूं। मान लीजिए यहाँ पर मैं इस तरीके से कुछ यहाँ पर खड़ा हुआ हूं, ये मेरा हाथ है और ये मेरे पैर हैं, ये आकाश यहाँ पर कुछ इस तरीके से खड़ा हुआ है। ओके ओके, अब मैं यहाँ पर इस तरीके से खड़ा हुआ हूं और सामने मान लीजिए कोई एक क्या मान ले एक बिल्डिंग है। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास सामने इस तरीके से यहाँ पर बिल्डिंग है और यहाँ पर कोई एक महिला वर्ग खड़ी हुई है, महिला वर्ग की प्रजाति यहाँ पर कुछ खड़ी हुई है, वो भी इस तरीके से, इसका नाम दिया हमने यहाँ पर महिला, महिला वर्ग की प्रजाति यहाँ पर खड़ी हुई है। अब मान लीजिए मैं इस महिला को यहाँ पर इस तरीके से देख रहा हूं, मान लीजिए मैं इस महिला को यहाँ पर कुछ इस तरीके से देख रहा हूं और जब मैं महिला को ऊपर की तरफ ऐसे देख रहा हूं तो आपको ये बात यहाँ पर क्लियर पता चल गई होगी कि इस समय मेरी आंखों का जो एंगल बन रहा है, मेरी आंखों का जो एंगल बन रहा है वो ऊपर की तरफ है, आप देख सकते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बेसिक सी बात, बहुत बेसिक सी बात है जो कि हमें 8th क्लास में पढ़ाया जाता है। जब मैं 8th क्लास के बच्चों को आज पढ़ा रहा था तो मैंने उन्हें बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में। हॉरिजॉन्टल लाइन, आप जिस चीज पर भी खड़े हैं, जो आपका बेस है, उसी बेस को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो अगर मैं अपनी आंखों से इसकी आंखों तक की बात कर रहा हूं तो मेरी आंखों के सामने वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको बेस कहते हैं। अगर मैं अपने पैरों से, अगर मैं अपने पैरों की बात कर रहा हूं तो मेरे पैरों के सामने वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन बेस कहते हैं। ये आपको समझ आ रहा है? जैसे मान लीजिए एक ट्री है, ट्री का मतलब एक पेड़ है। अब वो आपके सामने जो यहां पर पेड़ इस तरीके से खड़ा हुआ है, वो पेड़ आपके सामने जमीन पर होगा। तो जमीन पर होने का मतलब वो जो आपके सामने लैंड है, उस लैंड को हम लोग क्या कहेंगे, उस लैंड को हम लोग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, बेस कहेंगे, क्योंकि हम लोग उसकी जमीन से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उसी पेड़ पर यहाँ कोई पक्षी बैठा हुआ है, आपके सामने यहाँ पर मान लीजिए कोई बर्ड बैठा हुआ है और बात इस बर्ड से हो रही है कि बर्ड क्या कर रहा है, किसी एक एरोप्लेन, ऊपर उड़ते हुए एरोप्लेन को देख रहा है और एरोप्लेन को वो ऊपर उड़ते हुए देख रहा है। एरोप्लेन का डायग्राम इस तरीके से बनता है। ओके, वो ऊपर एरोप्लेन को उड़ते हुए देख रहा है, तो बताइए अगर वो यहां से उड़ना स्टार्ट करे और एरोप्लेन को टच करे, मतलब एरोप्लेन इधर आ रहा है, वो उधर आ रहा है, कैसी भी बात हो रही हो, तो इस बार में पेड़ के रूट पर नहीं आया, अब मेरी बात इस पक्षी पर जा चुकी है, इस बर्ड के ऊपर जा चुकी है। तो बर्ड के बिल्कुल सामने जो लाइन खींचूंगा उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन कह दूंगा। मतलब समझाने का पूरा मीनिंग ये है कि आप जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आपसे रिजल्ट मांग रहा है, उसके बिल्कुल सामने वाली लाइन को आप बेस लाइन कहोगे। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कहोगे। एक छोटा सा एग्जांपल और है, मान लीजिए आप यहाँ किसी समुद्र में मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं और आप बोट चला रहे हैं। अब मान लीजिए आपका जो बोट है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका बोट जो है वो चल रहा है और आप क्या कर रहे हैं, बोट पर चलते वक्त किसी यहाँ पर अपनी व्हेल मछली को, मान लीजिए यहाँ पर आप लोग अपनी व्हेल मछली को देख रहे हैं। अब व्हेल मछली को देखने का मतलब है ये आपका बोट है और यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से खड़े हुए हैं, यहाँ पर ये आप कुछ इस तरीके से खड़े हुए हैं। तो अब जब आप इस व्हेल मछली को देख रहे हैं तो बात आपकी आंखों से हो रही है, मतलब आंखों के सामने वाली जो बिल्कुल लाइन होगी उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कह देंगे। लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं मेरे पैरों की तरफ से, मतलब मेरे पैरों से इसकी हाइट वगैरह या कुछ भी ऐसी बात होती है, कोई भी क्वेश्चन में रिजल्ट पैरों का होता है, तो पैर के बिल्कुल सामने वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। लेकिन अगर बात इस बोट की होती है, बोट का जो बेस है उसकी होती है, तो मेरे बोट का जो मेरा बोट है उसकी बोट के सामने वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कह देंगे। अब मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा।
सारी की सारी कंफर्मेशन सिर्फ एक ही जगह पर आके रुकती है कि अगर भाई आपके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन की बात हो रही है तो आपको देखना है कि हम लोग किस ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सामने अगर आप लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर बेस लाइन भी कहते हैं। और उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो बात यहां पर हो रही थी कि मैं यहां से इस महिला वर्ग को देख रहा हूं, तो इस आंखों के बिल्कुल सामने जो भी लाइन होगी, जैसे मान लीजिए आंखों के सामने मेरी लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी यहां बिल्डिंग तक, तो इस लाइन को मैं क्या कहूंगा, इस लाइन को मैं यहां पर अपना हॉरिजॉन्टल लाइन कहूंगा। क्या कहूंगा मैं यहां पर, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहूंगा। क्या आपको ये समझ आया? अब यहां पर ना दो चीजें आती हैं। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए मैं यहां ऊपर की तरफ देख रहा हूं, तो अगर मैं ऊपर की तरफ देखता हूं तो उसके लिए यूज होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब अगर मैं, जैसे मान लीजिए मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं ऐसे, तो उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मैं ऐसे नीचे की तरफ देख रहा हूं तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद रखना। सबसे पहले मैंने बात करी यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन की, एंगल ऑफ एलिवेशन की, और दूसरी बार मैंने यहां पर बात करी अपनी एंगल ऑफ डिप्रेशन की, एंगल ऑफ डिप्रेशन की। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर बात करेंगे। मतलब जब मैं यहां पर, आप देख सकते हैं यहां से जमीन पर खड़ा होकर मैं यहां पर इस महिला को देख रहा हूं, तो मेरा जो एंगल है वो आप देख सकते हैं यहां से ऊपर की तरफ बन रहा है। मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर ऊपर की तरफ एंगल बनेगा तो मैं उसको यहां पर अपना एंगल ऑफ एलिवेशन कह दूंगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कह दूंगा। कब? जब हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ मेरा एंगल बनेगा। और एक छोटी सी बात, अब जब मान लीजिए मैं इसको यहां पर देख रहा हूं, तो जो मेरे पास ये वाली लाइन है, जो मेरे पास यहां पर ये वाली लाइन है, जो मेरे पास ये वाली, जैसे मान लीजिए मैं किसी को ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो मेरी आंखों से एक रे निकलेगी जो कि उसको देखने में जा रही है। तो उसी वाली लाइन को, जो कि एक ट्रायंगल में हाइपोटेनियस को बोला जाता है, तो उसी वाली लाइन को मैं यहां पर लाइन ऑफ साइट कहूंगा। क्या कहूंगा? लाइन ऑफ साइट कहूंगा। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे अब कैमरे की तरफ देख रहा हूं, तो कैमरे की तरफ देखने का मतलब है कैमरा अब नीचे आ चुका है क्योंकि मैं ऊपर आ गया। तो कैमरे की तरफ देखने का मतलब है मेरी आंखों से रोशनी, आप जो भी बोलो उसको, मेरी आंखों से रिजल्ट ऐसे जा रहा है और आपके कैमरे तक ऐसे टकरा रहा है। तो इसका मतलब जो वो चीज जा रही है उस लाइन को अगर मैं क्या बोलूंगा, उस लाइन को अगर मैं कुछ बोलना चाहूंगा तो वो लाइन ऑफ साइट कहूंगा, लाइन ऑफ SIGHT साइट कहूंगा। क्या आपको ये समझ है? तीन चीजें मैंने बताई। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, सामने वाली लाइन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ बन रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और लाइन ऑफ साइट, उस हाइपोटेनियस वाली लाइन को लाइन ऑफ साइट कहेंगे। क्या ये आपको समझ आया? जबकि यहीं पर अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए मैं यहीं पर खड़ा हूं, महिला यहां पर खड़ी है और उसका 2000 रुपए का नोट यहां नीचे गिरा हुआ है, यहां पर उसका 2000 रुपए का नोट गिरा हुआ है। मैं महिला को इसलिए देख रहा था ताकि वो मेरे से पहले 2000 के नोट तक ना पहुंच जाए, क्योंकि मुझे इस 2000 के नोट को उठाना है। अब मान लीजिए मैं जब इस 2000 के नोट को देखूंगा तो मेरी आंखों से जो कुछ भी निकलेगा वो यहां पर जाके इस 2000 के नोट पर पड़ेगा। तो फिर से जो चीज आंखों से मेरी जा रही है, मतलब जिस चीज की बात हो रही है, क्योंकि मैं यहां पर अपनी बात कर रहा हूं तो आंखों की हो रही है। अगर मान लीजिए कहीं पर पक्षी देख रहा है तो पक्षी के सामने से जो ये हाइपोटेनियस वाला रिजल्ट निकल रहा है, इस हाइपोटेनियस वाले रिजल्ट को हम लोग क्या कहेंगे? लाइन ऑफ साइट कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइन ऑफ साइट कहेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात, अब मैं यहां पर अपनी इस हॉरिजॉन्टल लाइन से इस नीचे की तरफ देख रहा हूं, मतलब मेरा रिजल्ट अब ऐसे आ चुका है कि 2000 के नोट की तरफ आ चुका है, नीचे की तरफ देख रहा हूं, तो उसको मैं यहां पर अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन कहूंगा। क्या कहूंगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहूंगा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से ही आएगा। वहां पर या तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेगा या तो आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कि आप ऐसे ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है कि आप ऐसे नीचे देख रहे हैं और बिल्कुल सामने देख रहे हैं, तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, जो कि हमारा बेस लाइन का काम करता है। लाइन ऑफ साइट क्वेश्चन में बहुत कम यूज होगा, अगर होगा भी तो याद रखिएगा लाइन ऑफ साइट का मतलब है वो हाइपोटेनियस वाली साइड का लाइन को साइड बोल रहा है। और ये लाइन तो हमारे पास यहाँ परपेंडिकुलर की तरह यूज होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उसकी कोई बात नहीं हो रही। क्या आपको इन वर्ड्स का मतलब समझ आया? अब हमें अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहिए। ओके,
अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। वो लिखा हुआ है आपके सामने कि इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 60 डिग्री, इसका मतलब समझिए, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 60 डिग्री। देखिए, एल्टीट्यूड का मतलब होता है वो हाइट की बात कर रहा है। ये हमारा एक इंग्लिश का वर्ड है, इसको आपको पता होना चाहिए था, इंग्लिश वाली मैम ने सिखाया होगा कि इफ द एल्टीट्यूड ऑफ, सर ने भी, इंग्लिश वाले सर भी होते हैं, तो इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 60 डिग्री, मतलब सन का जो एल्टीट्यूड है, मतलब सन की जो हाइट है, वो आपके पास 60 डिग्री के एंगल पर बन रही है। आगे अभी यहाँ डायग्राम में देखेंगे। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ ए टावर, तो आपको बताना है कि एक टावर की हाइट क्या होगी, विच कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 30 मीटर। आपको ये बताना है कि एक टावर की हाइट क्या होगी, कि अगर वो टावर आपके पास यहाँ पर एक 30 मीटर का शैडो मतलब बना रहा हो, मतलब 30 मीटर की उसकी परछाई बन रही हो। अब क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को करना हार्ड नहीं होता, बहुत आसान होता है। आज से 2 महीने पहले तक मुझे भी नहीं आता था, मजाक कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस किसी तरीके से ये देखना है कि आपका डायग्राम किसी तरीके से बन जाए। अगर आपका डायग्राम बन सकता है तो फिर इसको करना बहुत आसान है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का काम होता है, और ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियो हमें याद है। जैसे साइन फंक्शन का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस फंक्शन का जो रेशियो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन फंक्शन का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोट फंक्शन का जो रेशियो होता है वो कोट फंक्शन का रेशियो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन का, हाँ, और कोट फंक्शन का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक फंक्शन का हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और लास्ट में कोसेक फंक्शन का हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये रेशियो हमें पता है, बस हमें किसी तरीके से अपने डायग्राम को बनाना है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर कुछ इस तरीके से लिया, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहली बात ये हो रही है कि इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 60 डिग्री, सन का एल्टीट्यूड जो है, मतलब जो सन की हाइट है, वो 60 डिग्री पर रखी हुई है। तो मैं यहां पर इसको कुछ इस तरीके से बात करूंगा। लीजिए आपके पास यहां पर मान लीजिए ये एक सन है, यहां पर मान लीजिए ये आपके पास एक सन है, ये इस तरीके से आपके पास एक सन है। अब सन की यहां पर देख लीजिए, यहां पर जो सन आपके पास जो भी रिजल्ट बना रहा होगा वो 60 डिग्री का रिजल्ट आपके सामने बन रहा होगा। तो मैं कुछ इस तरीके से बात करूंगा कि मान लीजिए यहां पर सन है और आपके पास यहां पर कुछ इस तरीके से ये एक टावर है। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपके पास ये एक सन है और यहां पर आपके पास कुछ इस तरीके से ये एक टावर है। अब यहां पर जो आपके पास रिजल्ट बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। अब एक छोटी सी बात है, आप 60 सन, देखो सन से ऊपर तो कुछ है ही नहीं भाई, ये तो एक छोटी सी बेसिक सी बात है कि सन से ऊपर तो कुछ है नहीं। इसका मतलब अगर आप कभी भी सन को देखते हो तो आप हमेशा नीचे से ही देखोगे, क्योंकि ऐसे तो देख नहीं सकते हम, यूनिवर्स में तो खड़े नहीं है कि सन हमारे नीचे आ जाए, हम लोग ऐसे देखें अच्छा ये सन है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि हम लोग कहीं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई पॉइंट होगा जहां पर जो इसका एंगल है वो आपके पास 60 डिग्री का बन रहा है, वो आपके पास यहाँ पर 60 डिग्री का बन रहा है। अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये तो 60 डिग्री का बन गया, लेकिन जो उसका शैडो है, जो उसकी परछाई है, वो आपको यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है, वो कितनी है आपके पास, वो 30 मीटर की आपके पास इसकी शैडो बन रही है। मतलब क्वेश्चन में आपके पास दो चीज गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन वाले ने ये कहा कि जो सन का एल्टीट्यूड है वो 60 डिग्री पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखो, अब आप कोई ऐसा तो नहीं समझ रहे ना कि ये हमारा एंगल 60 डिग्री सन तक जा रहा होगा, नहीं, वो टावर तक जा रहा होगा 60 डिग्री एंगल, क्योंकि सन तक तो पता ही नहीं है कौन सा डिग्री एंगल जाएगा। ये आप समझ रहे हैं? तो छोटी सी कॉमन सेंस की बात है। तो हमने क्या करा, अपने टावर की जो हाइट थी वहां पे उसके लास्ट में आप देख सकते हैं हमें टावर की हाइट निकालनी है। तो हमने क्या करा, ये 60 डिग्री के एंगल को अपने टावर की हाइट तक, जो टावर का पीक था वहां तक अपने एंगल को लिया, और उसके बाद ये हमारा परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, मतलब जो टावर की हाइट है, और जो हमारा शैडो बन रहा है वो आपके सामने 30 मीटर का यहाँ पर बन रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ये निकालना है, क्या ये चीज हमें पता है? क्या हाइट के बारे में हमें कुछ पता है? नहीं पता। तो मैथमेटिक्स में जो नहीं पता होता उसको नाम देते हैं। हाइट की बात हो रही थी, मैंने h नाम दे दिया। इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं यहाँ पर a b, और यहाँ पर आपके पास इसका नाम मैंने c दे दिया। अब ध्यान से देखिएगा, इस abc में सबसे पहले
इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल एबीसी में सबसे पहले मैंने लेट करा कि लेट AC इज इक्वल टू एच, या फिर हाइट ऑफ टावर इज एच। लेट हाइट ऑफ टावर, सॉरी हाइट ऑफ टावर जिसका नाम मैंने यहां पर AC दिया है, उसको मैंने यहां पर h मीटर लेट करा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और BC आपको गिवन है 30 मीटर, इस पूरा थ्योरी को लिख लिया करिए। एंड BC इज इक्वल टू 30 मीटर, BC आपको यहां पर 30 मीटर गिवन है। और ये जो आपका एंगल बन रहा है, मतलब एंगल ABC, और एंगल ABC जो है वो आपका यहां पर 60 डिग्री है। ये सब चीजें आपको दी हुई हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख के समझा रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन में ये थ्योरी आप लोग खुद लिखेंगे, मैं बस आपको समझाऊंगा। तो यहां पर एंगल ABC आपके पास 60 डिग्री का बन रहा है। आपको इस हाइट के ऊपर यहां पर काम करना है कि हाइट क्या होगी। आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। आप देखो आपको बेस पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहां पर 90 है, ये वाला थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के नीचे बेस, तो आपको यहां पर ये बेस पता है। बेस के अलावा आपको एंगल पता है, बस ये किसी तरीके से परपेंडिकुलर निकालना है। अब मैंने आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा कि ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है, जिसके पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है, तो आप लोग कहोगे सर वो tan और कोट है, क्योंकि tan का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोट का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है। तो अब tan और कोट में से कौन सा ले, तो जो आपका मन करे। जैसे अगर मैंने tan को लिया तो वी नो डेट जो हमारे पास tan फंक्शन होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हमारे पास रिजल्ट होता है। थीटा हमारे पास यहां पर 60 डिग्री का है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का मतलब ये h हमें यहां पर नहीं पता, और जो बेस फंक्शन है b हमारा वो यहां पर 30 रिजल्ट दिया हुआ है। अब tan 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h अपॉन में 30। और अगर आपने 30 की मल्टीप्लाई √3 में कर दी तो आपका फाइनली जो h है वो 30 √3 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इस टावर की हाइट कितनी है, तो इस टावर की हाइट हमारे पास यहाँ पर 30 √3 है। क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। मतलब एक इलेक्ट्रीशियन है, उसे क्या करना है, उसे रिपेयर करना है एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट को जो कि किसी एक पोल पर, किसी एक खंबे पर है, और जिस खंबे की हाइट आपके सामने यहाँ पर 5 मीटर दी हुई है। ही नीड्स टू रीच ए पॉइंट, उसको एक पॉइंट तक पहुंचना है 1.4 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। मतलब उस जो इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ है, उस फॉल्ट को बनाने के लिए उसे उस पूरे के पूरे 5 मीटर हाइट वाले खंबे पर नहीं चढ़ना पड़ेगा, उसे उस 5 मीटर हाइट वाले खंबे से 1.4 मीटर नीचे तक ही पहुंचना है, और वहां से पहुंच के अपने वो इलेक्ट्रिक फॉल्ट को सही कर सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है टू रिपेयर द वर्क व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। तो आपको बताना है कि उस लैडर की लेंथ क्या होगी, डेट ही शुड यूज, ताकि वो उसको यूज करे, यूज विच मतलब उस लैडर को वो यूज कर सके, कितनी मतलब वो सीढ़ी अपनी ले, कितनी लंबी सीढ़ी को वो यूज करे व्हेन इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ताकि मैं उस सीढ़ी को 60 डिग्री के एंगल पे रखूं टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में। अब देखो यहाँ पर इंक्लाइन का आ गया, इंक्लाइन का मतलब है वो एंगल की बात कर रहा है, और वो बगल में लिखा भी हुआ है। तो व्हाट इनेबल हिम टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, वुड इनेबल हिम टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। तो आपको ये बताना है कि ताकि वो अपनी उस रिक्वायर्ड पोजीशन पर, उस जरूरत वाली पोजीशन पर पहुंच सके। उसके बाद ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, और उसका जो पोल है, उसका फुट का मतलब पैर, उसकी जमीन जो उसका बेस है, तो उस वो जो फुट का जो पोल का जो फुट है वो कितना दूर है, शुड द ही प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, मतलब सीढ़ी से लेकर उस खंबे की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितनी है, आपको यहां पर ये भी बताना है। क्वेश्चन में छोटा छोटा सा मतलब ये है कि आपके सामने, तो इसका डायग्राम आप लोग कुछ यहां पर इस तरीके से देख सकते हैं कि मान लीजिए यहां पर आपके पास मैंने एक पोल को बनाया,
यहाँ पर आपके पास एक पोल को बनाया। आप लोगों ने देखा होगा आपकी गली में खंबे लगे हुए होंगे, उस खंबे में तार लगे हुए होते हैं, फिर वो उस गली में जाता है, वो उस गली में जाता है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वो वायर। तो ये पूरे के पूरे खंबे पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपके सामने वो तार जो है वो लगे हुए हैं। कुछ इस तरीके से तार होते हैं, जनरली 3 तार होते हैं। वो तार आपके सामने कुछ यहाँ पर लगा हुआ है, इस तरीके से वो यहाँ पर आपके पास तार लगे हुए हैं। इतना हम लोगों ने डायग्राम समझने के लिए बना लिया। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपके सामने ये कहा गया था कि ये जो पोल है, अब पोल आपके सामने ये पूरा का पूरा होता है, पूरे के पूरा खंबा जो होता है उसको पोल कहते हैं। तो इस पोल की पूरी हाइट कितनी है? इस पोल की यहां से लेकर यहां तक की जो पूरी की पूरी हाइट है वो आपके पास यहां पर 5 मीटर की दी हुई है। वो आपके पास यहां पर 5 मीटर की दी हुई है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर कही है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको क्या करना है, आपको यहां पर उसके 1.4 मीटर नीचे ही रहना है ताकि आप लोग अपने काम को कर सको। मतलब मान लीजिए मैं ये यहां पर मेरे पास इस पूरे के पूरे 5 मीटर से 1.4 मीटर नीचे, मतलब यहां पर मेरे पास यहां पर वो पोजीशन होगी जहां पर मैं अपनी सीढ़ी को लगाऊंगा, अपने लैडर को लगाऊंगा, और वो मेरा जो लैडर है वो कितने का बन रहा है, वो 60 डिग्री का एंगल बना सके। अब मेरे पास एंगल बन रहा है तो इसका मतलब बेस भी कंफर्म होगा, क्योंकि एंगल तो बिना बेस के बन ही नहीं सकता। जब जमीन होगी तभी तो एंगल बनेगा। तो मैंने क्या बताया कि एक पूरा का पूरा खंबा था, मैंने यहां पर ये अपनी सीढ़ी लगाई। सीढ़ी आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सीढ़ी होती है, आप लोगों के घरों में होंगी, मेरे घर में तो है। तो ये यहां पर कुछ इस तरीके से मैंने यहां पर लैडर को लगाया, और लैडर को लगाया तो वो पूरा का पूरा खंबे की ऊंचाई तक नहीं लगा दिया। कभी भी आप लोगों ने देखा होगा, आपकी गली में आते होंगे तार बनाने वाले, तो वो कभी भी बिल्कुल ऊपर नहीं चले जाते। वो सीढ़ी को थोड़ा खंबे में ऐसे बीच तक लगाते हैं, फिर ऐसे ऊपर चढ़ते हैं और अपने तार को ऐसे बनाना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही इस बंदे ने करा, पूरे के पूरे खंबे पर नहीं, 1.4 मीटर नीचे यहां पर सीढ़ी को लगाया। सीढ़ी को लगाने के बाद वो यहां पर खड़े होके अपने इन तारों में आराम से काम कर सकता है। क्वेश्चन वाले ने, अब ध्यान से देखिए, आपसे क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि बताइए ये सीढ़ी की हाइट क्या होगी, मतलब वो कितनी लंबी सीढ़ी लाए। कितनी लंबी का मतलब है वो ये पूरी की पूरी डिस्टेंस पूछना चाहता है, सीढ़ी की लेंथ पूछना चाहता है। और क्वेश्चन वाले ने ये पूछा है कि जो ये लैडर का फुट है, जो ये लैडर का फुट है, इस फुट की लेंथ बताइए इस पोल के फुट से। इस फुट की लेंथ बताइए इस पोल के फुट से। मतलब ज्यादा कुछ नहीं, वो इस बेस को भी पूछना चाहता है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो वो इस बेस को पूछना चाहता है, वो इस हाइपोटेनियस को पूछना चाहता है। क्वेश्चन में सिर्फ परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है, तो बस इतने से ही काम हो जाएगा। अब एक बेसिक सी बात बताओ, अगर ये पूरी की पूरी हाइट 5 है और ये छोटी सी 1.4 है, तो ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट 3.6 मीटर हो जाएगी। भाई 5 में से 1.4 हटा दो तो नीचे की हाइट कितनी बची है, नीचे की हाइट 3.6 मीटर बची। अब उसके बाद, अब मान लीजिए मैं सबसे पहले हाइपोटेनियस को पकड़ूंगा, तो एंगल पता है, ये पता है, ये पता है। इसका नाम अगर देना चाहो तो ए, यहां पर बी, यहां पर सी, यहां पर डी दे दोगे, और आप लोग काम करोगे इन ट्रायंगल ए सी और डी में, ए सी डी में अगर आप लोग काम करोगे तो एक छोटी सी बात, भाई वो छोटी सी बात मैंने आपसे क्या बोला कि ऐसा कौन सा फंक्शन है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कौन सा फंक्शन है जो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन देता हो। तो ऐसे दो फंक्शन है, एक साइन फंक्शन है और एक कोसेक फंक्शन है। दोनों में से आसान साइन वाला है क्योंकि सबसे ऊपर साइन ही आता है। तो मैंने क्या करा, मैंने साइन फंक्शन को पकड़ा। जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर का मतलब एडी और हाइपोटेनियस का मतलब आपके सामने ये वाला एसी। तो एडी अपॉन एसी आपके सामने साइन थीटा हो गया। अब एडी आपको पता है, सबसे पहले तो साइन थीटा, थीटा आपको पता है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू एडी भी आपको पता है 3.6 मीटर। उस सीढ़ी तक की हाइट लेनी है, ऊपर तक की नहीं लेनी। तो 3.6 मीटर अपॉन में एसी, इस हाइपोटेनियस का नहीं पता, यही निकालना है। साइन 60 डिग्री जो होता है वो आपका √3/2 के इक्वल होता है, और ये आपका आ गया 3.6 और अपॉन में एसी। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एसी की मल्टीप्लाई √3 में होगी, तो √3 AC इज इक्वल टू
3.6 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 7.2 आएगा, √3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, तो AC इज इक्वल टू 7.2 डिवाइडेड बाई √3। अब यहां पर नीचे √3 नहीं आता, ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दो, √3 तो AC इज इक्वल टू आपका आ गया 7.2 की मल्टीप्लाई √3 में, और √3 के √3 में करोगे तो आपका 3 आएगा, और 7.2 को 3 से डिवाइड करोगे तो 24, 3 जा 7.2, मतलब ये आपका 24 आ गया, 2.4। जस्ट कैलकुलेशन है जो हम लोग यहाँ पर एक 6th क्लास के बच्चे को भी सिखाते हैं, और ये उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा। जैसे रेशनलाइज ऊपर करते हैं, रेशनलाइज नीचे करते हैं, फिर 24, 3 जा 7.2 डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। तो जो AC है मैं यहां पर लिख देता हूं, जो आपका AC है मतलब हाइपोटेनियस जो है वो आपका यहां पर 2.4 इंटू √3 के इक्वल आ गया। अब उसके बाद हाइपोटेनियस आ चुका, बेस के ऊपर काम करना है। अब आपको हाइपोटेनियस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, बेस नहीं पता, पाइथागोरस मत लगाओ, उससे आसान चीज फिर से। हाइपोटेनियस को मैं नहीं ले रहा क्योंकि इसमें √3 आ रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी करेगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने इसको ले रहा हूं, अपने इसको, क्या नाम है इसका, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता, एंगल पता है, तो कौन सा रिलेशन परपेंडिकुलर बेस वाला है, tan फंक्शन, और tan ही बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जो tan थीटा है वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। परपेंडिकुलर का मतलब AD अपॉन में, बेस का मतलब ये DC, ये वाला DC। उसके बाद यहां लिख रहा हूं, तो tan जो आपके पास थीटा है वो कितने डिग्री का है, वो 60 डिग्री का है। जो AD है, AD मतलब ये वाला 3.6 मीटर, और डिवाइडेड बाय DC का मतलब फाइंड करना है। तो tan 60 की क्या वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 3.6 डिवाइडेड बाय DC, नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट आ गया, √3 की DC में करोगे √3 DC इज इक्वल टू 3.6 की 1 में करोगे 3.6 आएगा, √3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया तो DC इज इक्वल टू 3.6 डिवाइडेड बाय √3, ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दो इसी √3 से, तो 3.6 की मल्टीप्लाई √3 में करोगे, और यहां पर √3 के √3 में करोगे 3 आएगा, 36 को 3 से डिवाइड करोगे 12 आ जाएगा, मतलब 1.2। तो जो आपका DC था वो आ गया 1.2 इंटू √3 की अगर वैल्यू बोलता है तो पुट कर देना। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि यूज √3 इज इक्वल टू, जो भी उसने बोला है 1.73 या 1.732, क्वेश्चन में अलग अलग में वो अलग अलग वैल्यू देता है, मतलब अपने डिजिट को बढ़ाता कम करता रहता है। तो क्वेश्चन में अगर बोला है कि यूज √3 इज इक्वल टू 1.73 तो पुट कर देना, नहीं बोला तो पुट करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर है। क्या आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द टॉप्स ऑफ 2 पोल्स विद हाइट 25 मीटर एंड 35 मीटर आर कनेक्टेड बाय ए वायर। मतलब आपके सामने कोई 2 खंबे हैं, उन दोनों खंबे के टॉप, सबसे पहले लिखा हुआ है द टॉप ऑफ 2 पोल्स विद हाइट 25 मीटर एंड 35 मीटर, मतलब पहले खंबे की हाइट 25 मीटर है और सेकंड वाले खंबे की हाइट 35 मीटर है, और ये दोनों के दोनों खंबे के टॉप, मतलब उस खंबे का टॉप समझ रहे हैं ना, हाँ, तो खंबे का टॉप एक वायर से कनेक्ट है विच इज इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो कि क्या कर रहा है अपने हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब उस खंबे का जो टॉप है क्या कर रहा है अपने हॉरिजॉन्टल के साथ एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो उस वायर की लेंथ क्या होगी ये आपको क्वेश्चन में बताना है। मतलब क्वेश्चन में उसने सिर्फ इतना सा कहा है कि भाई एक खंबा आपके सामने मान लीजिए यहां पर इस तरीके से है, और एक खंबा मान लीजिए यहां पर आपके पास इस तरीके से है। इस वाले जो पोल है उसकी हाइट 25 मीटर है, इस वाले पोल की हाइट यहां पर 35 मीटर है। इस पोल के टॉप से आपके पास एक वायर, देखो क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम में बना लिया तो क्वेश्चन 99.9% हो चुका। मैं एक बार और रिपीट करूंगा, क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम को बनाने में ही 99.9% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका।
0.1 तो कैलकुलेशन है, मैथ में थोड़ी सी कैलकुलेशन आती है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 100%, नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहीं तक आपको 5 में से 3 नंबर मिल जाएंगे, आप लोग आगे बढ़ जाना। ओके, अब यहां पर इन दोनों की जो पोल है उस पोल के टॉप को आपस में कनेक्ट करा, एक वायर से मैंने यहां पर टॉप के पोल को आपस में कनेक्ट करा। क्वेश्चन वाले ने उसके बाद ये यहां पे कहा हुआ है कि जो इसका एंगल है विच इज इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो कि क्या कर रहा है, ये जो रस्सी है, ये रस्सी आपके पास क्या कर रहा है, वायर एक हॉरिजॉन्टल एंगल को बना रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से एक एंगल 30 डिग्री के साथ यहां पर कनेक्ट हुआ पड़ा है। मतलब इस छोटे वाले पोल जो है बिल्कुल सामने ऐसे देख रहा है, और इस पोल की जो ऐसे आंखें हैं वो ऊपर की तरफ ऐसे देख रही हैं, तो वो ऊपर वाला वायर है, सामने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का यहाँ पर एंगल इन दोनों लाइन के बीच में बन रहा है। अच्छा, छोटी सी बात, ये खंबा छोटा है, ये खंबा यहाँ पर बड़ा है, ये पोल छोटा, वो पोल बड़ा, इस पूरे के पूरे पोल की हाइट 35, इस छोटे से की 25। अगर मैंने पूछा मुझे बस इतने से पोल की लेंथ बताओ, सिर्फ इतनी सी लेंथ बताओ, तो क्या करो, पूरे की पूरे 35 में से 25 हटा दो, तो आपका यहां पर ये 10 मीटर का आ गया, मतलब वहां पर सिर्फ इसकी हाइट आपके सामने 10 मीटर की आ गई। क्वेश्चन वाले ने आपसे पूछा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, इस वायर की लेंथ बतानी है, क्या होगी। अब ध्यान से देखो, हमें बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, और ये आपके सामने यहां पर वायर है, इसका नाम दे दो, यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर सी, यहां पर डी, यहां पर ई, इन दोनों को कनेक्ट कर दो, क्योंकि खंबे किसी न किसी जमीन पर ही तो गड़े होंगे। अब उसके बाद एक छोटी सी बात, ये आपके पास वायर था, इस वायर की लेंथ बतानी है, मतलब ए बी आपको बताना है क्या होगा। जनरली ये आपके पास हाइपोटेनियस है, और ये आपके पास ये परपेंडिकुलर है। अब ऐसा कौन सा फंक्शन है जो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन देता है, तो वो साइन फंक्शन है, क्योंकि साइन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर कोसेक फंक्शन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इन दोनों में से कौन सा आसान है, साइन आसान है, साइन की बात करेंगे, दोनों में से यहां पर आपका साइन आसान है, साइन फंक्शन की बात करेंगे तो हम जानते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल एबीसी में जो आपका साइन फंक्शन है, मतलब साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इसके इक्वल होता है, लेकिन एबीसी में परपेंडिकुलर आपका एसी है, ये छोटा सा एसी है, और हाइपोटेनियस आपके सामने ये वाला एबी है। अब एंगल हमें पता है थीटा कितना, 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एसी, एसी का मतलब ये वाला 10 मीटर, 10 अपॉन में AB आपको यहां पर नहीं पता, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 10 अपॉन में AB, रीजन दे दो, बिकॉज साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, रीजन लिख दिया करो, थ्योरी लिखोगे ज्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न स्टेप के नंबर देती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AB बन जा AB इज इक्वल टू 10 टू जा 20, तो 20 मीटर आपके सामने इस तार की यहां पर लेंथ आ गई, जो कि हमें फाइंड करना था। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से आता है कि ए ट्री ब्रेक्स, एक जो पेड़ है वो टूट जाता है ड्यू टू स्टॉर्म, किसी आंधी वगैरह की वजह से, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, और जो ब्रोकन टूटा हुआ पार्ट है वो बेंड मतलब झुक जाता है, सो डैट ताकि जो द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, जो पेड़ का जो टॉप है वो क्या करे, ग्राउंड को टच कर दे, वो इस तरीके से झुक जाता है, मतलब पेड़ ऐसे था टूटा ऐसे झुक गया, तो ये जो टॉप था, ये वाला टॉप, ये जमीन पर आके ऐसे झुक गया। उसके बाद लिखा हुआ है ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री, और वो जो ऐसे जमीन पर आके पेड़ की जो टॉप है वो छू रही है, तो वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, जो ट्री का जो फुट है उसकी जो डिस्टेंस है टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच, मतलब बेस की बात कर रहा है। देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, पेड़ की जो डिस्टेंस है, मतलब जो पेड़ का फुट था, पेड़ का जमीन था, पेड़ का रूट था, उसके जड़ से लेकर जहां पे पेड़ आपका गिरा है, जैसे मान लीजिए पेड़ ऐसे खड़ा था, तो ये मेरा जो ये कंधा है ये उसकी जड़ है, और ये उसका टॉप है। तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि ये ऐसे गिरा, तो इस कंधे से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, पेड़, इस कंधे का मतलब पेड़ का जड़, पेड़ का रूट, फुट की बात कर रहा है, पैर की बात कर रहा है,
और इसके टॉप जो जमीन पर गिरा हुआ है उसके बीच की डिस्टेंस आपको यहाँ पर 8 मीटर दी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो पेड़ की हाइट बतानी है, क्या होगी। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। मान लीजिए पेड़ आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये आपके पास पेड़ है, ये यहाँ पर आपके पास पेड़ है, ये कुछ ज्यादा कोने में हो गए, इसे बीच में बना देते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से, ये आपके सामने पेड़ है, आंधी वगैरह चली और ये पेड़ टूट के यहाँ पर नीचे आ गया। मान लीजिए पेड़ यहाँ से टूटता है बीच में से, और टूटने के बाद वो जमीन पर कुछ यहाँ पर आके गिर गया। तो यहाँ पर गिरने के बाद जो आपके पास ये जमीन पर गिरा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, क्योंकि पेड़ के टॉप और वो हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको ज्वाइन कर दो। तो गिरने के बाद वो आपके पास यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और 30 डिग्री का एंगल बनाने के साथ साथ ही क्वेश्चन वाले ने ये कहा है कि ये जो पूरा का पूरा पेड़ था उसके फुट से लेकर उसके यहाँ पे सर तक, जो टॉप था, जो जमीन पर आके गिर चुका है, उसके बीच की यहाँ पर जो लेंथ है वो आपके पास 8 मीटर दी हुई है। तो आपको बताना है कि इस पूरे के पूरे पेड़ की हाइट क्या थी। अब क्वेश्चन में दो चीजें हैं। ये पूरा का पूरा पेड़ की हाइट कैसे पता चलेगा, जब आप ये वाली हाइट भी ले लोगे और आप ये वाली हाइट भी ले लोगे, क्योंकि ये पेड़ अभी पूरा खड़ा हुआ है, अभी आके झुक चुका, मतलब गिर गया। तो गिरने का मतलब है पेड़, ऐसा थोड़ी ना कि गिरने के बाद पेड़ रहा नहीं, उसका नामो निशान मिट गया, नहीं, पेड़ तो अभी भी है ना, बस वो क्या हो चुका कि वो टूट के गिर चुका है। तो पूरे के पूरा पेड़ की हाइट कैसे पता चलेगी, जब जितना पेड़ खड़ा हुआ है उसमें अगर आप उसके बैंड हुआ पार्ट, जो झुक चुका है, पेड़ टूट चुका है, अगर आप वो वाला पार्ट भी ऐड कर दोगे, जैसे मान लो ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, तभी तो पूरा का पूरा पेड़ 5 मीटर का आएगा। समझ पा रहे हो ना। हाँ, तो हमें क्या करना है, इसका नाम दो ए बी सी और ये पूरा का पूरा ऊपर वाला डी। तो हमें क्या करना है, ट्रायंगल एबीसी में काम करना है। तो इन ट्रायंगल एबीसी में हमें दोनों चीज फाइंड करनी है, हाइपोटेनियस भी परपेंडिकुलर भी। पता क्या है, सिर्फ बेस पता है। तो सबसे पहले किसको पकड़ना चाहोगे, मान लो मैंने यहां पर बेस और हाइपोटेनियस को पकड़ा, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन देता है। वो फंक्शन आपके सामने या तो कोस है या तो सेक है, क्योंकि कोस फंक्शन बेस अपॉन हाइपोटेनियस और सेक फंक्शन हाइपोटेनियस अपॉन में बेस देता है। तो मैंने ले लिया यहां पर मान लीजिए कोस थीटा, या फिर उससे पहले नाम लिखो इन ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी में जो आपका कोस थीटा है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होता है, लेकिन यहां पर जो बेस है वो आपके सामने बीसी है और जो हाइपोटेनियस है वो आपके सामने एबी है। अब जो ये थीटा था वो कितने डिग्री का था, वो 30 डिग्री का था, मतलब कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू बीसी। बीसी का मतलब ये वाला 8 अपॉन में एबी, एबी का मतलब ये वाला हाइपोटेनियस फाइंड करना है, जिसको हम एच नाम दे सकते हैं, या कुछ ए बी ही रहने दो, अगर एक्स वाई नाम नहीं दिया तो ए बी ही रहने दो। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू ये वाला 8 और यहां पर अपॉन में ए बी। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो √3 की मल्टीप्लाई ए बी में कर दो, √3 ए बी आ जाएगा, और 8 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो तो 16 आ जाएगा। √3 मल्टीप्लाई में था, यहां पर आके आपका इस तरीके से डिवाइड में चला जाएगा। अब आपको पता है डिवाइड में कभी भी √3 नहीं आता, तो एक काम करो, ऊपर नीचे √3 से ही रेशनलाइजेशन कर दो, तो 16 की मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगी और √3 की मल्टीप्लाई √3 में करोगे 3 आ जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू 16 √3 और अपॉन में 3 आ गया। अब ध्यान से समझना, ये ए बी का मतलब सिर्फ उतनी ही लेंथ आई है जो पार्ट टूट के जमीन से टकरा रहा है, सिर्फ वो वाली लेंथ आई है। अभी हमें ये वाली लेंथ एसी भी फाइंड करनी है जो कि यहाँ जमीन पर खड़ा हुआ है। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर है। अब आपको हाइपोटेनियस भी पता है, आपको बेस भी पता है, तो आप किसी भी एक को चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बेस को चूज करा, तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो आपको परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देता है, तो वो फंक्शन आपके पास या तो tan है या तो कोट है, दोनों में आसान tan वाला पड़ता है, मैंने tan वाला लिया। तो जो tan फंक्शन है वो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब AC
और बेस का मतलब आपका यहाँ पर ये वाला BC हो जाएगा। और थीटा कितना है, थीटा आपका 30 डिग्री का है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AC। AC हमें फाइंड करना है, नहीं पता, लेकिन ये जो BC है वो BC आपका यहाँ पर 8 है, पता है। tan 30 की वैल्यू पुट कर दो, 1/√3 इज इक्वल टू AC, और यहाँ पर अपॉन में 8 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, √3AC इज इक्वल टू 8 1 जा 8, √3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, तो AC इज इक्वल टू 8 अपॉन में √3। अब नीचे √3 नहीं आता, एक काम करो, ऊपर नीचे √3 से रेशनलाइजेशन कर दो, तो AC इज इक्वल टू 8 √3 अपॉन में √3 के √3 में करोगे 3 आएगा। तो AC आपके पास वो वाली लेंथ आ गई जो कि पेड़ अभी जमीन पर खड़ा हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा, पेड़ की पूरी हाइट तब आएगी जब आप इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट को प्लस करोगे, क्योंकि वो पार्ट टूट के जमीन पर गिरा है ना। तो काम करो, इसमें और इसको दोनों को आपस में प्लस कर दो, तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री, उस पेड़ की पूरी हाइट निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपने इस वाले 16√3 अपॉन में 3 को प्लस कर दोगे इस वाले 8√3 और अपॉन में 3 को, तो 3 और 3 का एलसीएम आपका 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, ये वाला 16√3 बचा, 3 से 3 कैंसिल, ये वाला 8√3 बचा। तो फाइनली 16 और 8 कितना हो गया, तो 16 और 8 आपका 24 हो गया। तो फाइनल आंसर आपका आ गया यहाँ पर 24√3 अपॉन में 3, और यही हमें फाइंड करना था। और 24 अपॉन √3 अपॉन 3 को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 3 8 जा 24 होगा, 16 और 8 24 ही होता है, हाँ 24 ही होता है। तो ये फाइनल आंसर आपका और आ गया 8 √3, और सिर्फ यही हमें फाइंड करना था। क्या आपको ये समझ आया?